हेलो एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अशोका आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं 7th क्लास के एनसीईआरटी का अगला अध्याय चैप्टर 6। आपको पता ही होगा कि हम 5th क्लास तक जो है 5th चैप्टर तक हमने जो है चर्चा कर ली थी। और उसके आगे हमें चर्चा करनी है 6 चैप्टर की। इसका नाम आपको पता ही है, आप देख भी रहे होंगे, स्क्रीन पर दिख भी रहा है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी से संबंधित इस तरह के प्रश्न जो है खूब पूछे जाते हैं और डायरेक्ट तो प्रश्न उस तरह से नहीं आए हैं, लेकिन हम इसको जो है एनसीईआरटी संबंधित देखिए प्रश्न लगे हुए हैं, ये देखिए। ठीक, इस तरह से ये देखिए प्रश्न। ऐसे मैं भर भर के प्रश्न जो है आप लोगों को कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। प्री तक जो है आपकी एनसीईआरटी समाप्त कर दूंगा पूरी तरह से। आप इससे जो है परेशान मत होइएगा, आप लोग केवल अपने काम पे लगे रहिए। आप लोग जो है पढ़ते रहिए, चीज़ों को देखते रहिए, समझते रहिए, करंट अफेयर वगैरह आप पढ़ते रहिए। उसके लिए भी हम आगे काम करेंगे, लेकिन अभी हम आश्वासन देने से बचेंगे। आप जो है स्वयं से पढ़िए। ठीक, अभी आप जो है एक न्यूज़पेपर हिंदी या इंग्लिश का कोई भी लेकर के पढ़ते रहिए। वैसे इंग्लिश का इंडियन एक्सप्रेस वगैरह अगर आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी हिंदी, जिनको बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो फिर हिंदी के कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो अखबार हैं, जैसे जनसत्ता हो गया, दैनिक जागरण हो गया, इनको भी आप सहारा ले सकते हैं। अब देखिए यूपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए, अगर आप 7th क्लास की एनसीईआरटी को पूरा पढ़ के इन प्रश्नों को हल करोगे तो पूरी तरह से हल करने की स्थिति में नहीं होगे। लेकिन आप अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज इधर उधर से लेते रहोगे, जैसा यूपीएससी में डिमांड है कि आप सोचो कि पूरी एनसीईआरटी हम पढ़ के डायरेक्ट पेपर देने चले जाए, पेपर निकल जाए, तो मैं इस चीज को कम मानता हूँ। आप एनसीईआरटी से उन चीजों को सीखिए। पीवाईक्यूज वगैरह जो है, जैसे कि आप पीवाईक्यूज का सहारा ले सकते हैं। जैसे पीवाईक्यूज वगैरह देखिए, पीवाईक्यू आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी जो हम पढ़ रहे हैं, कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट आ जाते हैं, कुछ कथन भी आप जैसे जैसे ये कथन दिया हुआ, 1 2 3, इस तरह के कथन भी आप कर लोगे। लेकिन हो सकता है कि एक कथन आपको ना आता हो, आपको 2 कथन ना आते, लेकिन एक कथन आपका अगर ये फंस गया तो हो सकता है कि इन कथनों को लेकर के आप नीचे प्रश्न हल करने की स्थिति में हो जाओ। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो कि एनसीईआरटी डायरेक्ट प्रश्न तो फंसा रही है, लेकिन पूर्णतः आप सोचो कि ये तीनों प्रश्न फंस जाए, हो तो सकता ही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ प्रश्नों को आपको अलग से भी तैयार करने की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हम, जैसे करंट हो गया, करंट वगैरह से आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी करंट को ज़्यादा महत्व देती है, तो आप देखते ही होगे। तो बेसिक चीज़ें तो आपने एनसीईआरटी से पढ़ ली। अब ज्योग्राफी के लिए मेरे हिसाब से सिर्फ 6 क्लास से 12 तक क्लास तक की एनसीईआरटी आप केवल पढ़ लीजिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें पढ़ेंगी तो मैं उसके लिए अलग से आपको सोर्सेज अवेलेबल करा दूंगा, आप उनसे कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप 6 क्लास से 12th क्लास तक की एनसीईआरटी पर ही भरोसा रखिएगा, इन्हीं को जो है ध्यान में रख कर के हम पढ़ाएंगे। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। अब देखिए पीवाईक्यूज वगैरह को मैंने सारी चीज़ें बताई दी कि आप जो है एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो प्रश्न किस तरह से आते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो साइड में कुछ जो है मार्जिन में कुछ लिखा होता है कि आप जानते हैं, इस तरह से जो है टैगलाइन बना करके दे दिया जाता है। तो आप उनको थोड़ा ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़िए, क्योंकि यूपीएससी के जितने प्रश्न मैं अभी तक देख रहा हूँ, तो जो आप लाइन बाय लाइन पढ़ते हो उससे प्रश्न न लेकर के यूपीएससी साइड में जो लिखा होता है मार्जिन में, उससे प्रश्न उठा रही है। तो आप साइड में जो लिखा हुआ है उसको भी आप सर्च करिए, क्योंकि डायरेक्ट उससे ना होकर के उसको सर्च करेंगे। अब जैसे यहाँ पर रोडेंड्रॉन के बारे में दिया हुआ था, अभी मैं दिखाऊंगा। अब रोडेंड्रॉन के बारे में आप जो है गूगल में सर्च कर लीजिए। ठीक है, उसको अच्छे से पढ़िए, या कहीं किसी पुस्तक में मिल जाए, या करंट अफेयर में आप पढ़ते होगे तो इस तरह के जो है वनस्पतियों के नाम आ जाते हैं, डायरेक्ट यूपीएससी रख देता है वनस्पतियों के नाम, तो उनको आप सर्च करके पढ़ते रहिए, तब जाके एनसीईआरटी का लाभ उठा पाएंगे। आप सोचो एनसीईआरटी पूरी एक तरफ से, ऐसे तो बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, आप सोचो एक तरफ से एनसीईआरटी में पढ़ता जाऊँ और सारे प्रश्न हल कर लूँ, तो मैं नहीं इस चीज़ को मानता हूँ कि आप इस तरह से जो है प्रश्न हल करने की स्थिति में होंगे। अब देखिए ये प्रश्न है यूपीएससी में 2013 में ये पूछा गया है, फिर 2013 में ये 2 प्रश्न पूछे गए, कि ये प्रश्न है। तो ये प्रश्न क्या है, 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं उनसे भी आप हल कर सकते हो इन प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 7th क्लास की एनसीईआरटी जैसे जो दिया हुआ है, इससे डायरेक्ट प्रश्न इससे नहीं होगा, लेकिन आप 6 क्लास की एनसीईआरटी में जैसे कुछ पढ़ा है, या पहले आप पूर्व में कुछ पढ़े हो, तो उससे ही हल कर सकते हो। अब डायरेक्ट प्रश्न तो कहीं नहीं मिल रहा है, तो मैं कहाँ से लगा दूं। तो जो मिल रहा है, जैसा प्रश्न आ रहे हैं, उनकी प्रगति को समझ करके तो ही हम आगे तैयारी करेंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को मैं लगा करके इनकी प्रगति बता रहा हूँ। देखिए आप, ये देखिए इन प्रश्नों को। ठीक है,
तो इस तरह से मुख्य परीक्षा में डायरेक्ट इससे प्रश्न नहीं पूछा गया है। एनवायरमेंट में भी मेरे हिसाब से नहीं, मैंने देख लिया बहुत अच्छे से नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को देखिएगा तो धीरे धीरे प्रश्नों को, क्योंकि यूपीएससी में आप देखते होंगे कि जितने भी मेंस के प्रश्न हैं, मैं पहले भी आप चर्चा कर चुका हूँ कि लिंकिंग बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं, लिंकिंग बेस्ड प्रश्न होते हैं। अब इन प्रश्नों को करने के लिए आपको, जैसे कि आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए। समझ बेहतर कब होगी? जब आप एनसीईआरटी पढ़ लोगे। तो एनसीईआरटी जैसे आप ज्योग्राफी की पढ़ लीजिए, उसमें एनवायरनमेंट का पार्ट भी है, फिर आप एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा पढ़ोगे, ठीक है, एनवायरनमेंट का कुछ हिस्सा पढ़ोगे, ठीक। अब एनवायरनमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चर पढ़ोगे, आप एनवायरनमेंट में भी पढ़ोगे और इकोनॉमी में भी पढ़ोगे। तो उन पार्टों को जो है आप ज्योग्राफी में भी पढ़ोगे और इकोनॉमी में भी पढ़ोगे। तो ज्योग्राफी वाले पार्ट में जो मानव भूगोल वगैरह है, जब इन सबको लिंक करोगे तब हो सकता है कि आपका मेंस का प्रश्न हल हो पाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप समझिए और इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते रहेंगे, अब प्रश्नों को लेकर के आप बिल्कुल भी भयभीत ना हो, प्रश्न हम खूब करा देंगे। अब प्री तक आते आते इतने प्रश्न हो जाएंगे कि आपको मेरे हिसाब से किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी और आप प्रश्न करने की स्थिति में होंगे, ठीक है। तो देखते हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी। जैसा कि आपको पता ही है, चैप्टर 6 है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। 6th क्लास में भी हमने चर्चा करी थी इन चीज़ों की। 7th में अब देखिए, ये निरंतर आता रहेगा, इसी तरह के प्रश्न जो है आगे, इसी तरह के अध्याय, इसी तरह के कॉन्सेप्ट आपको आगे भी मिलेंगे। तो आप इससे भयभीत मत होइए कि आप नॉलेज जो है कम दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन कम मिल रही है हमको। कॉन्सेप्ट तो खैर हम यहाँ बता ही देते हैं। अब कुछ चीज़ों को हम छोड़ते हैं कि चलिए आगे की कक्षाओं में वो चीज़ें फिर से आएंगी तो फिर से मुझे बताना पड़ेगा, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर सीमित रख के आगे की कक्षाओं में उनको विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे, ठीक। तो आप यहाँ पर देखिए, अब देखिए कुछ कहानियाँ थी, उनको मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अब कहानी, क्योंकि पढ़ने की 7th क्लास में आप पढ़ोगे तो पढ़ते होते तो कहानियों से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं कुछ अध्यापकों की आलोचना करने से बचूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं अब कहानियों से स्टार्ट कर देते हैं। तो कहानियाँ वगैरह हमारे पढ़ने का अभी कोई समय भी नहीं है और हम बच्चे भी नहीं रह गए कि हम कहानियों को पढ़ें। हम बड़े हो गए हैं और यूपीएससी एग्जाम देने की स्थिति में आ गए। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपकी एज भी जो है 18-19 से ऊपर होगी, तो आप कहानियों के इस पढ़ने की स्थिति में नहीं होगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है। तो कुल मिला के यहाँ पर बात ये की गई है कि जैसे जो वनस्पतियाँ होती हैं वो जलवायु पर डिपेंड करती हैं। आपका जलवायु क्या होता है? अब जलवायु के बारे में मैंने पिछली कक्षाओं में चर्चा करी, आप वहाँ देखिएगा, ठीक है। तो जलवायु कैसी है, मृदा कैसी है, ठीक है, पर्वतीय मृदा है कि पहाड़ी मृदा है कि पठारी मृदा है, किस तरह की मैदान में है। तो ये सब चीज़ें जो है वहाँ की वनस्पतियों को उगने में मदद करती हैं। जो वनस्पतियाँ उग रही हैं वहाँ पर, तो वो कैसे हो रही हैं, वहाँ की जलवायु पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर देखिए कि हाँ, अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा देख ही लेता हूँ। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई, अब देखिए यहाँ स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे मान लो ये ऊपर जा रहे हो आप, ठीक। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको पता ही होगा कि प्रति 1 किलोमीटर क्षेत्र, प्रति 1 किलोमीटर आप ऊपर बढ़ोगे तो -6 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या होता है, घट जाता है, टेम्परेचर जो है घट जाता है। तो यहीं पर कह रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो ऊपर ठंडा मौसम होगा ना, वायुमंडल में क्षोभ मंडल की बात कर रहा हूँ। फिर उसके ऊपर तो फिर आप जाओगे, हम वायुमंडल में जो भी घटनाएं देखने को मिल रही हैं हम क्षोभ मंडल के अंतर्गत ही पढ़ने को देखने को मिलेगा, ठीक। जलवायु में जितनी भी घटनाएं होती हैं वो यहीं पर होती है क्षोभ मंडल के अंतर्गत, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो वनस्पतियों में भी भिन्नता देखने को मिलेगी। अब जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा सदाबहार वन मिलेंगे, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे तो फिर धीरे धीरे क्या शंकुधारी वन भी मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, शीतोष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे। तो ये सब चीजों को देखते हुए आप जलवायु पर ही निर्भर करता है ये। तो ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। वनस्पति की वृद्धि तापमान, नमी पर निर्भर करती है, ठीक है। वनस्पति की वृद्धि, जैसे आप वनस्पति, कोई वनस्पति उसको तापमान जितना चाहिए, मान लो 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अब उसको मिल गया कितना, 40 डिग्री सेल्सियस, तो वो क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी वनस्पति खत्म हो जाएगी, ठीक है, मुरझा जाएगी। तो इसलिए जो है उसको एक टेम्परेचर चाहिए उसका, उस टेम्परेचर पे ही वो वनस्पति रह सकती है। अब आगे देखते हैं, नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा ये ढाल एवं मिट्टी के परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है।
बिल्कुल आपको मैंने बताया कि आप अब पहाड़ों से नीचे आओगे, मान लो ये पर्वतीय क्षेत्र है, आप इसके नीचे आ गए तो ये हो सकता है कि ये वाले क्षेत्रों में कुछ वनस्पतियां अलग टाइप की मिलेंगी। फिर आप समतल मृदा है तो वहां पर कुछ अलग टाइप की मृदा मिलेगी, तो वनस्पतियां भी वहां पर अलग टाइप की मिलेगी। तो इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता या प्रकार में भी परिवर्तन होता है। ठीक, अब आगे देखते हैं। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ ही रखा होगा। हम पहले वन, फिर दूसरा घास स्थल, तीसरा कांटेदार झाड़ियां। तो जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं, इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। अब देखिए, जहां पर जो है अधिक वर्षा होती है, मान लो ये आपका जो मैं ग्लोब टाइप का मैप पृथ्वी बनाकर दिखाता हूँ। ये पृथ्वी, ठीक, ये आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, विषुवतीय रेखीय क्षेत्र, ठीक, विषुवतीय रेखीय। इसके आसपास 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे मान के चलो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, छोटा सा 10 डिग्री, और तो ऊपर भी होता है लेकिन मोटा मोटा। अब यहाँ पर क्या होता है कि तापमान तो अधिक है ही है, उसके साथ यहाँ पर वर्षा भी बहुत होती है, प्रेसिपिटेशन भी अधिक होती है। तो वर्षा अधिक होती है तो यहाँ के वन कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा घने होते हैं। तो क्या होते हैं, इसको हम सदाबहार वन बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय, क्योंकि कटिबंध वाले क्षेत्र होता है, आपको पता है, उष्ण माने गर्म, तो गर्म क्षेत्रों में जो होंगे वहां पर भी सदाबहार वन मिलते हैं। ठीक है, तो इनको सदाबहार वन बोलेंगे। तो वही कह रहा है। फिर इनमें जैसे आप ऊपर जाओगे, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो हो सकता है कम वर्षा वाले क्षेत्र होंगे तो वहां पर्णपाती वन मिलेंगे आपको, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे। तो वो क्या होते हैं, थोड़े से विरल होते हैं, कम सघन होते हैं, खुले वन होते हैं। इसी तरह से जो है इनको वनों की कैटेगरी में फिर आगे आप जाओगे तो शंकुधारी वन मिलेंगे, फिर ऐसे शीतोष्णकटिबंधीय वन सदाबहार वन मिलेंगे, शीतोष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मिलेंगे। ठीक है, तो इन चीजों को जो है आप यहाँ पर समझ सकते हो। फिर घास स्थल जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं। अब घास स्थल भी कैसे होते हैं, जैसे ये आपका क्षेत्र है, फिर आपका ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखा के आसपास जो घास उगेगी वो लगभग 3-4 मीटर लंबी होती घास। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, भूमध्य रेखीय घास के मैदान होते हैं। ठीक है, फिर ऐसे धीरे धीरे आप ऊपर जाओगे, ऊपर के क्षेत्रों में, तो वहां घास आपको क्या होती, छोटी मिलेगी। पहले जो है लंबी मिलती थी, 3-4 मीटर तक, हो सकता है कम छोटी छोटी मिलती हो, आधी फीट की मिलती हो, 1 फीट की मिलती हो। ठीक है, फिर कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ एवं झाड़ियां केवल शुष्क क्षेत्रों में। अब आपको पता होगा कि जैसे ये आपका महाद्वीप है, ठीक है, ये मान लो, ऐसे मैं समझा रहा हूँ सिंपल। ठीक, तो जैसे ये आपका पूर्वी भाग हो गया, ईस्ट पार्ट, ये आपका वेस्ट पार्ट हो गया, तो ये पश्चिमी भाग हो गया। ठीक, तो आपको पता होगा कि जैसे आप जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, आप मान लो ये 30 डिग्री सेल्सियस, ये 30 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, ये आपका 30 डिग्री साउथ हो गया। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक, इन क्षेत्रों में क्या होगा कि इन क्षेत्रों में पूर्व के क्षेत्र में बारिश क्या होगी, अधिक होती जाएगी। फिर जैसे जैसे ऐसे जाओगे बारिश की मात्रा कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे आप कम वाले क्षेत्रों में आओगे तो हो सकता है कि यहाँ 25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती हो। ठीक, 50 सेंटीमीटर से कम। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि यहाँ पर जो है कैसे वृक्ष होते हैं, कांटेदार वृक्ष होंगे। कांटेदार वृक्ष के साथ साथ कांटेदार, इनको झाड़ियां भी बोल देते हैं। ठीक है, झाड़ियां। अब क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश कम हो रही है। अब बारिश कम हो रही है तो इनको जो है अंदर से नमी प्राप्त जो थोड़ी बहुत होती है, उनको ये बचाने के लिए अपने एक तो इनके पत्तियां जो है छोटी होती हैं, उसके साथ साथ कांटे होते हैं, फिर मोम वाली भी पत्तियां होती हैं, तो ये अपनी उष्मा को जो है बाहर नहीं जाने देती हैं। आपको मैंने पिछले थलशाला दिखाया था पिछली कक्षा में। तो थलशाला क्या था, ये आपने एक डिब्बे को लिया, उसके अंदर एक वृक्ष लगा दिया, छोटा सा पौधा रख दिया, उसके अंदर बाहर से धूप पड़ रही है, तापमान अधिक पड़ रहा है, तो ये अंदर की जो है उष्मा क्या होगी, निकल करके बाहर आई जाएगी। बाहर आएगी तो डिब्बे से बाहर आ नहीं पा रही है, तो डिब्बे में ही उसका क्या होगा, छोटी छोटी बूंदें बन जाएंगी, तो वही उष्मा जो बाहर आ जाएगी, तो ये जो पौधा लगा हुआ है ये क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम, तो 3 प्रकार से हमने इसको बांटने का प्रयास किया प्राकृतिक वनस्पतियों को। अब ये बेसिक चीजें हैं, इनको यहीं पर सीखना है। इनको प्राकृतिक वनस्पति को हम 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, ये किया गया है। एक वन हो गया आपका, इसमें भी हम वन को भी 2 भाग में, एक घने वन, एक आपके कम घने वन या खुले वन हो गए। ठीक, फिर दूसरा आपका घास स्थल, इसमें भी बड़ी घासी और छोटी घासें। जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं
या आपके विषुवत रेखी क्षेत्र के आसपास हैं तो वहाँ पर आपको बड़ी घासें मिलेंगी 3-4 मीटर तक की लंबाई वाली, फिर आपकी छोटी छोटी घासें मिलेंगी, फिर आपकी कांटेदार झाड़ियाँ, ये आपको पता ही है। ठीक, आगे देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव मुख्य कारण। प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण क्या है? जलवायु का बदलाव। आपको पता ही होगा, जैसे जैसे जलवायु होगी वैसे वैसे वनस्पतियों में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। अब देखिए, आपको वर्तमान में भी आप देख रहे होंगे, करंट अफेयर भी पढ़ते हो आप, तो देख रहे हो कि जो हमारी जलवायु है वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है। आपको देख रहे हैं अक्टूबर का मंथ चल रहा है, अक्टूबर के मंथ में भी आपको ठीक ठाक गर्मी का एहसास हो रहा है। तो वनस धीरे धीरे यही जलवायु क्या हो जाएगी, यही मौसम जो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, या आगे चल के कुछ वर्षों में जलवायु का रूप धारण कर लेगा। तो वनस्पतियां भी हमारी क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अब जैसे देखते हो कि जैसे कुछ कृषि खाद्यान्न फसलें हैं, आप एक समय पे ही उगा सकते थे। अब उस समय मान लो बारिश की जरूरत है, अब बारिश नहीं हुई तो धीरे धीरे आप क्या हो रहा है, उस समय बारिश नहीं हो रही, कभी हो रही कभी नहीं हो रही, धीरे धीरे बारिश होना बंद हो गई। अब जब धीरे धीरे बारिश होना जब बंद हो जाएगी तो वो जो खाद्य वस्तुएं आप उगाना चाह रहे हो तो वो नहीं उगेंगी ना। तो नहीं उगेंगे तो हम उसका जो है स्थानापन्न ढूंढेंगे, उसका जो है सब्स्टिट्यूट ढूंढेंगे, उसकी जगह पर हम दूसरी वनस्पति या खाद्य वस्तुओं को उगाना सोचेंगे, तो उसका स्थान उसने ले लिया ना, तो वनस्पति क्या हो गई, चेंज हो गई। यहाँ पर खाद्य वस्तु की बात है, ऐसे वनस्पतियां भी चेंज हो जाती हैं। तो वही चीज मैं यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम विश्व के विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों, उनके गुण एवं वहां प्रवास करने वाले वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी है, लेकिन आप अगली कक्षाओं में जाओगे तो इनकी जानकारियां ठीक ठाक आपको बड़े स्तर पर मिलेंगी। ठीक, तो अब देखिए, ये मैं मार्जिन की बात कर रहा हूँ, ये साइड में मार्जिन लगे होते हैं, मैं इनको लगा देता हूँ, इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि यूपीएससी इन्हीं मार्जिन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, पूछ लेती है। तो मैं तो इसका एक्सपीरियंस ले रखा हूँ और देख भी रहा हूँ, आपको पढ़ाते वक्त भी देखा और इससे पहले जब मैं स्वयं पढ़ता था तब भी देख रहा था। तो इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ। आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ जाइए, ठीक है, वो अच्छी चीज़ है, आपकी समझ बेहतर होगी, लेकिन उसके साथ ये मार्जिन से प्रश्न डायरेक्ट यूपीएससी पूछ लेता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि ये पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। आप बता सकते हैं ये क्यों? अब देखिए, आप पृथ्वी के फेफड़े का मतलब आप अपनी बॉडी को ले लीजिए। आपके फेफड़े क्या होते हैं कि ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। अब पृथ्वी का फेफड़ा जो है वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। अगर इसी में अक्सर आप देखते होगे आग लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, अमेजोन के जंगलों में आग लग गई, इस तरह की घटना देखते हैं, तो पेड़ अब प्रतिवर्ष लगातार लगभग 8 अरब पेड़ जो है काटे जा रहे हैं। अब इन पेड़ों को काटे जा रहे हैं, लगाए कितने जा रहे हैं, 3 अरब के आसपास, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। 8 अरब काटे जा रहे हैं और लगाए कितने जा रहे हैं, 3 अरब। तो आप देख लीजिए किस तरह से हम जो है पेड़ों को काट रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे घटेगा, तो वैसे ही व्यक्ति जो है जीव जो है मरता चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो सब चलो अलग बात है। फिर क्या, एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पाया जाता है। वर्षावन का मतलब इसी को हम सदाबहार वन भी बोलते हैं। ठीक है, सदाबहार वन। यह मगर जैसे मगरमच्छ कह रहा है, मगर जैसे मगरमच्छ अपने आप में बड़ा जानवर होता है, बड़े जानवर को मार कर खा जाता है। ये सब चीजें ठीक है। यहां पर आइए, अब देखिए यहां पर वन कह रहा है, हमने 3 चीज देखी ना, पहले वनों को भी 2 भागों में बांट के देख लिया, फिर हमने क्या, घास स्थल पढ़ेंगे, फिर घास स्थल के साथ फिर झाड़ियां पढ़ेंगे, 3 चीजें ना सीक्वेंस में। अब यहाँ पर देखिए थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी, कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट को आप ले लीजिए, फिर अगली कक्षाओं में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर आपको जो है फिर अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो इसलिए जो यहाँ पर परेशान और भयभीत मत होइएगा कि आप थोड़ा बहुत बता के निकले जा रहे हो, तो अगली कक्षाओं में इससे अच्छा जानने को मिलेगा। जब आप 12th तक की क्लास पढ़ लोगे, उसके बाद कोई कमी हो फिर आप बताइएगा। एक एक चीज जो है आपको 12th क्लास तक पढ़ते पढ़ते सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, जितना यूपीएससी के लिए चाहिए। इसके अलावा आपको सिर्फ करंट अफेयर तैयार करना है, और कुछ चीजें जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में नहीं है, ये कंसेप्ट नहीं है जिससे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है, तो वो मैं अलग से कराने के लिए आपसे बोल ही रखा हूँ। ठीक है, तो आप अभी क्या है कि एनसीईआरटी को पढ़िए, एंजॉय करिए, उसके साथ साथ करंट अफेयर पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के लिए आप कोई अच्छा अखबार जो है इंग्लिश का देख लीजिए, उसको पढ़िए। नहीं पढ़ पा रहे इंग्लिश बिल्कुल, तो हिंदी के अखबारों पर भी जो अच्छे राष्ट्रीय स्तर के अखबार हैं उन पर जाइए। ठीक,
अभी बीच में थोड़ा सिस्टम सही न चलने की वजह से क्लासेस रुक रही थी, तो उसके लिए आप जो है परेशान मत होइएगा, क्लासें अब निरंतर आती रहेंगी, रुकेंगी नहीं। क्या कह रहा है, वन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आपको क्षेत्र पहले हमने बता दिए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या होता है। जैसे ये आपकी पृथ्वी है, ये आपका विषुवतरेखीय क्षेत्र है, ठीक है। इसके आसपास 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और 30 डिग्री साउथ, ठीक, मतलब 30 डिग्री अक्षांशी साउथ में, 30 डिग्री अक्षांशी नॉर्थ में, ठीक। यहाँ पर जो वन पाए जाएंगे वो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। अब उसमें सदाबहार वन क्या होते हैं, जहाँ वर्षा ज्यादा होती है, वर्षा की मात्रा क्या होगी, 200 डिग्री सेल्सियस, 200 मिलीलीटर से अधिक होती है, या सेंटीमीटर से अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, सॉरी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है वर्षा, तो उन क्षेत्रों पर सदाबहार वन मिल जाएंगे, जिनको वर्षा वन भी बोल देते हैं। अधिकतर ये क्या होता है कि जैसे ये आपकी पृथ्वी है, इस पर क्या है, विषुवतरेखीय, इसके 10 डिग्री ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादा मिलते हैं। फिर क्या होता है, जैसे अपना भारत है, तो यहाँ पर क्या होता है कि मानसून जब प्रवेश करता है तो यहाँ लगभग 200 से 400 के बीच में पश्चिमी घाट में बारिश करा देता है। फिर हिमालय क्षेत्र में इधर आपको उत्तर पूर्व में कराता है, यहाँ से जो है आर्द्रता लेकर के, तो यहाँ पर आपको थोड़े से घने, फिर आपका ये जो क्षेत्र है अंडमान निकोबार का, यहाँ पर करा देता है। तो ये 3-4 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आपको सदाबहार वन मिल जाएंगे, ठीक। तो इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये घने वन भूमध्य रेखा में उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती, जैसा कि मैंने बताया आपको। क्योंकि यहाँ मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती। अब देखिए, सदाबहार वन में बहुत से लोग बताते हैं कि पत्तियां झड़ती नहीं, लेकिन झड़ती। होता क्या है, जैसे ये पेड़ है, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ यहाँ पर पानी आर्द्रता फुल होती है, मतलब पूरी तरह से यहाँ पर पानी की कमी नहीं होती, बहुत पानी यहाँ पर वर्षा के रूप में बरसता रहता है, तो पानी बहुत ज़्यादा रहता है और तापमान भी अधिक होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर कुछ समय में ये पत्तियाँ इतनी झड़ गई, ऊपर बची हुई हैं, फिर यहाँ नीचे नीचे नई पत्तियाँ आ गई, फिर ऊपर से ये कुछ हिस्सा इतना झड़ गया, फिर यहाँ पर धीरे से नई पत्तियाँ आ गई, फिर ऊपर का हिस्सा झड़ गया, फिर नई पत्तियाँ आ गई। तो इससे पता नहीं चलता है कि इसकी पत्तियाँ झड़ रही हैं। अब वैसे पर्णपाती वन जो होते हैं, जैसे ये पर्णपाती वन है, तो एकदम से क्या होता है कि जो है पहले मानसूनी वन होते हैं, ये बारिश खूब होती है तो इनमें जो है हरी भरी पत्तियां खूब दिखती हैं, ठीक है, बारिश खूब हो रही है। अब बारिश जो है जैसे बंद हो गई, मतलब बारिश होना बंद हो गई, बारिश मानसून का मौसम चला गया, अब बारिश कम हो गई, ये बंद हो गई, तो धीरे धीरे क्या होता है, इनको नीचे से जो जल प्राप्त हो रहा था, तो धीरे धीरे इनमें कमी आने लगेगी, कम जल प्राप्त होगा, क्योंकि मानसून चला गया है, पानी वाटर लेवल भी नीचे चला गया है। तो क्या होगा कि इनको जो है बारिश का पानी, या वैसे जल स्तर जो जमीन का भूमिगत जल स्तर जो है कम हो गया। जब कम हो गया तो क्या हो जाएगा, इनको जो पानी मिलना चाहिए, जो जल मिलना चाहिए, वो कम मात्रा में मिल रहा है, तो ये अपनी पत्तियां क्या हो जाते हैं, झाड़ देते हैं। और जब झड़ जाती हैं पत्तियां, तो ये आपको इन्हीं को पर्णपाती वन बोल देते हैं। ये आपको कैसे पतझड़ी वन कहलाते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे। इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं, या इनको वर्षा वन कहते हैं, ठीक। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान, वितान का मतलब फैलाव, आप देखते हो जैसे कि ये यहीं पर, यहाँ पर बता देता हूँ इसको हटा करके, जैसे ये पेड़ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये, ठीक है, वृक्षों की मोटी वितान। अब ये जैसे ये कैनोपी जो होता है, इसको कैनोपी बोलते हैं, ये क्षेत्र, ये क्या होता है, इसका क्या है, ज्यादा है, खूब घने होते हैं तो इनकी कैनोपी भी ज्यादा होती है, तो ये इनका क्या हो जाएगा, यहाँ तक का क्षेत्र इसकी छाया क्षेत्र एक तरीके से होता है, वितान हो गए। वितान का दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर नहीं पहुंच पाता है। अब क्या होता है, इतने घने होते हैं कि यहाँ से सूर्य का जो प्रकाश है वो अगर अंदर जाएगा तो नहीं पहुंच पाता है इनका प्रकाश, ठीक है। आमतौर पर यहाँ दृढ़, दृढ़ का मतलब अब जैसे शब्द है कठोर, ठीक, कठोर, ये शब्द यहाँ पर याद भी कर लिया करो, ये शब्द अच्छे हैं, इनको इस्तेमाल भी यूपीएससी उत्तर लेखन में आप कर सकते हो। काष्ठ माने लकड़ी, काष्ठ, अब लकड़ी ही इस्तेमाल करिए, क्योंकि बहुत जटिल शब्द हैं तो इनको जटिल शब्दों से भी हमको बचना है, यही चीजें उत्तर लेखन में सीखनी है हमको, ठीक। फिर काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड आपका हो गया, ये आपका कैसे वन हो गया, सदाबहार वन में आपका रोजवुड। अब यूपीएससी ऐसे प्रश्न बना देता है, फिर अभी दिखाऊंगा अभी मैं, आबुनास, आबनूस और महोगनी, ये 3 वृक्ष आप बिल्कुल याद कर लीजिए। ये कैसे हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, रोजवुड, आबनूस और महोगनी, ठीक, आदि पाए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो वर्षा वन है, आपको मैंने पूरी तरह से पृथ्वी बनाकर दिखा भी दिया,
ये किस तरह से होते हैं, वितान भी बता दिया, कैनोपी होती है, ठीक है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए इनका वृक्ष को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इस तरह से होते हैं, घने वन है ना। देखिए इनकी कैनोपी भी अच्छी खासी होती है, देखिए यहाँ तक फैला हुआ है ये ऐसे। अब देखिए ये, ठीक है, अब इसकी जो है नीचे तक जड़ गई होगी, सॉरी तना इसका जो नीचे तक गया होगा, इतने ऊपर तक आ जाए, 200-300 फीट ऊपर तक आ जाते हैं ये, ठीक है। इस तरह से जो है आप देख सकते हैं। फिर आपका जो है पर्णपाती वन आ गया, पर्णपाती वनों को देखना है आपको। सदाबहार वन पढ़ लिया, फिर पर्णपाती वन पढ़ोगे। अब मैंने इनको जो है अलग से, जब आप आगे की कक्षाओं में पढ़ोगे तो इनको और अच्छे से मैं बताऊंगा कि उष्णकटिबंध में सदाबहार वन होते हैं। फिर सदाबहार को भी हम सदाबहार, फिर एक होते हैं अर्ध सदाबहार, ठीक है। इसी अर्ध सदाबहार को ही पर्णपाती वन बोल देते हैं, ठीक है। अर्ध सदाबहार में भी हम इनको दो भागों में बांट देते हैं, एक आर्द्र हो गया नमी वाले, और एक शुष्क हो गए शुष्क, ठीक। यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा दिखेगा नहीं, तो ये सब चीजें जो इनको मैं और विभाजित करके, जब 12 तक की एनसीईआरटी बता रहा हूँ कि 12 तक की एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लोगे, फिर उसके बाद कोई कमी आती तो आप जो है बताइएगा। और एक चीज और आपको बता दूं कि हमारा जो एक फेसबुक चैनल है अशोक आईएएस के नाम से, उसको आप जो है विजिट कर सकते हैं किसी जानकारी के लिए। हमारा एक इंस्टाग्राम चैनल है अशोक आईएएस के नाम से, अब वहाँ भी सारी लिंक मैंने यूट्यूब पर डाल रखे हैं, आप वहाँ जाके देख भी सकते हैं। और एक्स हैंडल भी है हमारा, ठीक है, तो आप इन जगह जाकर के भी देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल तो आप जानते ही हैं पहले से भी। अब किसी प्रकार की कोई समस्या आती तो आप यहाँ पर विजिट करके उत्तर पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती तो कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में डालिए, हम वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान करेंगे। बहुत जल्दी हम अपना जो एक मोबाइल नंबर भी आपको देंगे, उन मोबाइल नंबरों को जो है आप डायरेक्ट जो है कॉल करके कभी भी आप कोई भी प्रश्न, आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, आप डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी व्यस्तता ज़्यादा रहती है तो इसलिए नंबर देने से थोड़ा सा बच रहे हैं। बाकी आप क्वेश्चन होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम बिल्कुल आंसर देने की स्थिति में, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्णपाती का मतलब पत्ते उसके झड़ जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। अब इसका मैं जो है मैप में दिखा देता हूँ इसको। देखिए इस तरह से एनसीईआरटी बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं, तो इस चीज का महत्व समझिएगा दोस्त। अब देखिए ये नॉर्थ अमेरिका है, तो यहाँ पर क्या कह रहा था, भारत आपका हो गया, ये भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, और उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का ये भाग, ठीक है। इन क्षेत्रों में कैसे वन मिलेंगे आपको, पर्णपाती वन मिलेंगे। पर्णपाती वन मतलब आपको देखिए ये आपकी जो रेखा जा रही है, ये आपको ऐसे काटती हुई विषुवत रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा के आसपास आपको जो है तो सदाबहार वन मिलेंगे। उसके अलावा कुछ क्षेत्रों में जैसे आपको ये यहाँ पर खूब मिलेंगे सदाबहार वन, यहाँ भी मिल जाएंगे आपके मिजोरम वगैरह में, उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ये आपका भारत हो गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी मिल जाएंगे पर्णपाती वन, और आपके ये जो है इन क्षेत्रों में उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, मानसूनी वन होते हैं। अब देखिए ये सब इन शब्दावलियों को जो है ध्यान रखिएगा। जो भारत हमें पता ही है कि भारत में अधिकतर हमारी जितनी फसलें होती हैं मानसून पर आधारित होती हैं। तो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर वाला भाग हो गया, ठीक, यहाँ पर ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में, मध्य अमेरिका ये आपको मध्य अमेरिका के बड़े, ये उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, तो इसके बीच का क्षेत्र मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया, ठीक, ये वाला क्षेत्र, इसको आप मानिएगा, ठीक। अब डायरेक्ट बताने के लिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी वो आप जब मैप कराऊंगा तो वहां पर और अच्छे से करा दूंगा, अभी आप केवल मोटा मोटा समझिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, आपको पता ही है।
जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। आपको पता ही है, अभी मैंने सब कुछ बताया कि जल स्तर क्या होता है। मौसम जब बारिश होती है तो क्या होता है कि इन पेड़ों में, ये वृक्ष है, ठीक है, ये जल स्तर आपका पृथ्वी है, इसके नीचे का जल स्तर है। अब आप वृक्ष, पानी बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर बरस रहा है, जिस तरह से मानसूनी वन मतलब पानी यहाँ पर ठीक ठाक बरस जाता है। तो बरस जाने के कारण क्या होता है, जल स्तर बढ़ जाता है। जल स्तर बढ़ जाता है तो ये हरे भरे वृक्ष रहते हैं, जल इनको आसानी से, नमी क्या रहती है, इनको जल स्तर जल ठीक ठाक मिलता रहता है, तो इनका जो है ये हरे भरे रहते हैं। अब जैसे जल स्तर कम होगा, जल स्तर कम होता जाएगा तो ये अपनी पत्तियां क्या कर देते हैं, गिरा देते हैं नीचे। तो इनको जल की आवश्यकता जितनी जरूरत है उतनी पूर्ति हो जाती है। अगर पत्तियां रहेंगी तो क्या हो जाएगा, हो सकता है ये सूख जाए, ठीक है। तो इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ, दृढ़ मतलब अभी बताया मैंने, कठोर लकड़ी वृक्षों में साल, सागवान, नीम और शीशम, इनको याद कर लीजिए, ये पर्णपाती वन है। साल, सागवान, नीम और शीशम। अब देखिए क्या होता है कि जैसे कि सदाबहार वन है, सदाबहार वनों को जो है काटना थोड़ा सा मतलब कि कठिन होता है, ठीक है। एक तो दुर्गम क्षेत्र, मतलब ऐसा क्षेत्र है कि वहां पहुंचना थोड़ा सा कठिन होता है, और वनस्पतियां, वन्य जीव भी बहुत मिलते हैं। वन्य जीव को मतलब जैसे कि सांप, बिच्छी, कीड़े मकोड़े वगैरह, तो वहां तक पहुंचना जो है बड़ा कठिन होता है। हालांकि अब तो मशीनें आ गई, उनको काटना आसान हो गया, अब तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक समय मतलब ऐसा है कि मतलब यहाँ पर पहुंचना थोड़ा सा कठिन होता है, और इनकी लकड़ियां बहुत कठोर होती हैं। अब बहुत कठोर होने के कारण मशीनें इन पर काटती हैं तो मशीन खुद भी मतलब काटने की स्थिति में नहीं हो पाती है। तो इसलिए इनको जो है, इनका जो है आर्थिक महत्व कम होता है। अब ये जो होते हैं नीम, शीशम मतलब पर्णपाती वन जो होते हैं, साल, सागवान, आप देखते हो इनकी सागवान वगैरह के सोफे वगैरह बनते हैं, तो आप घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आप देखते ही होंगे कि तो इन वृक्षों को काटना थोड़ा सा आसान भी होता है, और इनकी जो है तने वगैरह और इनकी कास्ट जो लकड़ियां हैं थोड़ी सी मजबूत भी होती हैं। हालांकि इससे ज़्यादा मजबूत सदाबहार वन की होती हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा होने के कारण उनको काटना भी कठिन होता है, उनका आर्थिक महत्व भी कम हो जाता है। अब तो धीरे धीरे मशीनों द्वारा तो सब कुछ संभव हो जा रहा है, ठीक है। तो ये दृढ़ काष्ठ वृक्ष, अब आगे दिया साल, सागवान वगैरह पता चल गया। फिर आपको कह रहा है दृढ़ काष्ठ जो है कठोर लकड़ी वृक्ष फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो आपको पता है फर्नीचर तो बनते ही हैं। यातायात में आपके जैसे कि बोर्ड हो गए, ट्रक वगैरह की बॉडी हो गई जो बनाई जाती है, तो लकड़ियों से ही तो बनाई जाती है। तो ये सब चीज़ें अब तो लोहे से भी बनने लगी, पहले लकड़ियों से बनाई जाती थी। तो इसलिए यातायात के बोर्ड हो गए, जैसे आप ट्रैफिक में आप देखते होंगे कि रोड के किनारे जो है बोर्ड लगे होते हैं आपकी जो है बताने के लिए कि आपको किधर किस दिशा में जाना है, तो दिशा बताने के लिए, किलोमीटर बताने के लिए बोर्ड लगे होते हैं। एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, ठीक। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर, जैसे आपका बाघ हो गया, आपको पता ही होगा कि अब देखिए जहाँ घने वन होंगे, सदाबहार वन क्या होते हैं, घने होते हैं, वहां पर आपको बाघ, शेर, जो तेज दौड़ने वाले जानवर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि क्या होता है कि घने वन में क्या होता है, जैसे यहाँ एक पेड़ है, बगल में एक पेड़ मिल गया, फिर इसके बगल में, तो अब वो दौड़ेगा तो एक पेड़ की तने वगैरह इनकी दौड़ने में बाधा उत्पन्न करेंगे। इसलिए जो है ये इनको लिए जो है थोड़ा सा खुला मैदान चाहिए, तो वो पर्णपाती वन के आसपास आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको शेर, बाघ, हाथी, गोल्डन लंगूर और बंदर, तो ये सब चीजें देख लिए। गोल्डन लंगूर को नहीं देखा तो हमने गोल्डन लंगूर का चित्र यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए। अब देखिए यूपीएससी इनसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है, इसलिए इनको इन्वायरमेंट से संबंधित जब हम करेंगे, प्रश्न हल करेंगे, तो वहां पर इनको इनके बारे में स्पेशल पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, वनस्पति में इनका क्या योगदान है, प्राकृतिक वनस्पति में क्या योगदान देते हैं। और जब आप एनवायरमेंट में पढ़ोगे तो वहां पर और आपको इससे अधिक जानकारी मिलती रहेगी, ठीक। फिर आपको गोल्डन लंगूर, ये आपको देख ही लिया आपने, ठीक। ये आपको उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, इनको जो है हम मानसूनी वन भी बोल देते हैं, ठीक। वर्षा वन तो नहीं, लेकिन मानसूनी वन बोलते हैं, ठीक। वर्षा वन आपको सदाबहार वन को बोल देते हैं, सदाबहार वर्षा वन। इनको भी एक तरीके से मोटा मोटा बोल ही सकते हैं, क्योंकि वह बारिश के कारण भी जो है इनको जो है मानसूनी वन है, इस तरीके से बारिश में भी उगते रहते हैं। हाँ, पत्तियां झाड़ देते हैं बारिश न होने के कारण, नमी कम प्राप्त हुई तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो है आपको पता चल गया। तो ये आप देख रहे होंगे इस तरह से छोटे होते हैं, इनकी वितान जो है ज्यादा बड़ी नहीं होती उनकी अपेक्षा, ठीक। सदाबहार वन देखिए आपको ये बहुत ज्यादा घने मिलेंगे,
ये आपको देखने में तो दूर से घने लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए दूर दूर है, यहाँ घास के मैदान भी हल्के फुल्के मिल गए। ठीक, तो ये चीजें। फिर आप जो है यहाँ तक आपको मैंने बता ही दिया। इस तरह से जो है आप यहाँ आएंगे। फिर हम कहाँ आते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण सदाबहार वन। अभी हमने क्या पढ़ लिया, उष्णकटिबंधीय पढ़ लिया। उष्णकटिबंध में हमने क्या पढ़ लिया, सदाबहार वन और पर्णपाती वन। ठीक है, अब हम शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध कहाँ, तो जैसे ये आपका पृथ्वी है, ये आपका विषुवतरेखीय क्षेत्र है, ये आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ के बीच वाला। फिर आपको बीच वाला ये 30 से 60 वाला क्षेत्र, ये आपका जो है शीतोष्ण कटिबंधीय, ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हो गया ये। ठीक है, ये वाला क्षेत्र। तो क्या करें, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश आपका यही हो गया, जैसे ये 30 से 60, ये 60 हो गया, 60 डिग्री, ये आपका साउथ, ये आपका नॉर्थ। ठीक, अब इन क्षेत्रों में जैसे तटीय प्रदेश, जैसे कि यहाँ पर आपका मान लो सागर है ये, तो इसके जो तटीय प्रदेशों में मिलेंगे। ठीक है, तो ये समानता महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर, महाद्वीप आपको ये जैसे महाद्वीप है, तो इसके पूर्वी किनारे इस तरफ मिलेंगे। ठीक, पूर्वी किनारे पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन और दक्षिण पूर्वी ब्राजील। मैं यहाँ पर आपको मैप पे भी दिखा देता हूँ। दक्षिण पूर्व ब्राजील का क्षेत्र हो गया, दक्षिण पूर्व ब्राजील, दक्षिण पूर्व अमेरिका, ये आपका अमेरिका। और क्या कह रहा था, एक और क्षेत्र था दक्षिण चीन। ठीक है, चीन का क्षेत्र आपका ये हो गया, चीन वाला क्षेत्र ये। ठीक है, तो इस तरह से जो है मैप को भी समझते हुए चलेंगे। इस तरह से आप देखोगे मैप को, तो जो है क्वेश्चन करने की स्थिति में आ जाओगे। आपको जब भी पढ़ना है तो आप इस तरह से एटलस वगैरह अपने पास रख करके ही पढ़ाई किया करिए, तो जिससे जो है आपकी मैपिंग की समझ अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर तो मैं करा ही रहा हूँ जिस तरह से। ठीक है, तो ये क्या कैसे हैं, हाँ, शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों। मध्य अक्षांश आपको समझ में आ गया ना, अगर ना समझ में आया तो कमेंट में आप लिखिएगा। ये समानता महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। यहाँ बांज, पेड़ों के नाम याद कर लो, वनस्पतियां, इससे संबंधित यूपीएससी डायरेक्ट रख के पूछ लेता है कि बांज क्या है। ठीक है, इस तरह से सिंपल प्रश्न में बता रहा हूँ। चीड़, यूकेलिप्टिस आप जिसको हम स्थानीय भाषा में अपने यूपी बिहार मध्य प्रदेश वगैरह में यूकेलिप्टिस को हम सफेदा बोल देते हैं। सफेद टाइप का होता है ना, सफेदा का पेड़, लेकिन यूकेलिप्टिस आप याद करिएगा। जैसे दृढ़ एवं मुलायम, कठोर भी होते हैं कुछ मुलायम भी होते हैं। तो आपको देखना कि जैसे यूपीएससी हो सकता है बना दे कि दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ किस वन श्रेणी में आते हैं, तो आपको यहाँ पर शीतोष्ण सदाबहार वन है। तो इस तरह से यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए ये देखिए सदाबहार वन हो गया। पत्तियां इनकी जैसे मैंने बताया ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सदाबहार वन होते हैं, वैसी पत्तियां यहाँ भी झड़ती होंगी, उगती भी होंगी, तो एक साथ नहीं झड़ती, इसलिए इनको सदाबहार झड़ती हैं, लेकिन थोड़े थोड़े करके झड़ती, तो इसलिए ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको ये देखिए पेड़ वगैरह देख सकते हो आप, इनके चित्र यहाँ पर मैंने मैप में दिखाई दिया, बताई दिया। आप आगे पढ़ते हैं। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, हमने सदाबहार पढ़ लिया। शीतोष्ण क्षेत्र बता ही दिया आपको, शीतोष्ण क्षेत्र कहाँ है। फिर इसको पढ़ते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश जैसे आप देखो, ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा, 30 डिग्री, ठीक, कर्क रेखा मतलब मान लीजिए तो 23.5 होती, लेकिन 30 डिग्री इसको मान लीजिए कि ये जो है क्षेत्र है, ये आपका 30 डिग्री हो गया। ठीक, फिर इसके ऊपर आप 60 डिग्री, ये आपका 60 डिग्री। अब आप धीरे धीरे जब ऊपर उच्च अक्षांश की ओर और ध्रुवों की ओर थोड़ा सा हल्का बढ़ोगे, तो ये आपका ये पूर्वी उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली, पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैप में आपको दिखा देता हूँ। उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये आपको मैप, यहाँ वाला क्षेत्र हो गया उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये वाला क्षेत्र, ठीक। फिर आपका चीन, जैसे मैंने बताया उत्तर पूर्वी चीन, ये चीन वाला क्षेत्र पूरा ही मान लो। तो उसके बाद क्या है, क्या कह रहा है, चिली,
पश्चिमी यूरोप, पश्चिमी यूरोप हो गया, ये आपका यूरोप वाला क्षेत्र, ये वाला पूरा मान लो। मोटा मोटा बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। अब एग्जैक्ट में जाओगे तो हो सकता है कि समझ में उस तरह से ना है, इसलिए मोटा मोटा जानो। चिली वगैरह का क्षेत्र हो गया इस तरह से, ये वाले, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसको पढ़ते हुए आगे निकलेंगे। तो क्या कह रहा है, ये अपनी पत्तियां क्या करते हैं, शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। आपको जैसे उष्णकटिबंध में होता था वैसे शीतोष्ण कटिबंध में भी ये चीजें देखने को मिल रही है। शीतोष्ण में भी सदाबहार मिल रहे हैं, पर्णपाती मिल रहा है। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ जैसे बांज हो गया, ठीक है, ऐस, बीच आदि मिलते हैं। अब आपको वन्य जीव कौन से मिलते हैं, जैसे हिरण मिल गया, लोमड़ी मिल गई, भेड़िया मिल गई, यहाँ के आम जानवर है, ठीक है। फीजेंट और मोनाल ये पक्षी हैं। आपको यहाँ पर चित्र में मैं दिखा दूंगा, बना होगा, ये देखिए। ये एक मोनाल जो है आपका जो है कैसा है, ये उत्तराखंड का राज पक्षी भी है। ये देखिए मोनाल, थोड़ा सा पिकॉक जैसा भी लग रहा है ना। ये आपका फीजेंट। अब देखिए यूपीएससी इनसे प्रश्न डायरेक्ट बना देता है, इनको रख देगा और यूपीएससी प्रश्न बना देगा। कैसे कि फीजेंट और मोनाल, सिंपल प्रश्न बनाएगा, ये क्या है, निम्नलिखित में से लिख देगा ऊपर, निम्नलिखित में से विचार कीजिए, ठीक है प्रश्न, और नीचे लिख देगा फीजेंट मोनाल, नीचे लिख देगा पक्षी। यूपीएससी के प्रकार बता रहा हूँ, मछली, मछली की एक प्रजाति है, या पक्षी की प्रजाति है, या कुछ भी लिख देगा, और भी 2-3 लिख देगा, सांप की एक प्रजाति है, ऊपर इसमें तीनों में से कोई नहीं, इस तरह से कुछ भी बना करके इस तरह से यूपीएससी प्रश्न बना देता है। तो आप इसको जो है इन यहाँ पर इसीलिए मैंने इन चित्रों को लगा करके बताया है, तो इन चित्रों पर आप भरोसा करिए, ठीक। आप देखिए जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं, ठीक। तो आपको देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक। अब इन्हीं में से फीजेंट मोनाल को रख देगा। ये शीतोष्ण पर्णपाती वन में कौन कौन से वन्य जीव, इस तरह के पर्णपाती वनों में किस प्रकार के वन्य जीव मिलते हैं, तो हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, या हिरण, लोमड़ी, भेड़िया किस प्रकार के वनस्पतियों में मिल सकते हैं आपको, तो रख देगा सदाबहार वन के आसपास, शीतोष्ण कटिबंधी। तो इसमें कौन, अभी मैं यूपीएससी की हमारी सीरीज भी आ रही है, यूपीएससी PYQs की, थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अगर वो आएगी तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को कैसे ट्रिक, अब यहाँ पर तो मैं सिंपल बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि इन्फॉर्मेशन सॉल्व करिए, लेकिन कुछ क्वेश्चनों को क्या होता है कि कॉमन सेंस लगता है, एलिमिनेशन मेथड लगता है, वो सब मैं यहाँ पर कराऊंगा। तो उनसे जो है आपकी पीटी की तैयारी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा विश्वास रखिए, चैनल से जुड़े रहिए, जो है तो आपको ये जानकारी आपको धीरे धीरे मिलती रहेगी, ठीक है। ये देखिए शीतोष्ण पर्णपाती वन इस तरह से होता है, देखिए ना, हल्का सा जो है उजाला भी, सूर्य की रोशनी भी आ रही है, उजाला भी मिल रहा है, प्रकाश भी मिल रहा है, ठीक है। तने देखिए इस तरह से होते हैं, पत्तियां भी बहुत बड़ी नहीं होती हैं, झड़ जाती हैं इस तरह से, जो है जैसे जैसे ठंडे प्रदेश में जाओगे ना तो पत्तियां हल्की सी छोटी भी मिलेंगी। फिर आपका भूमध्य सागरीय वनस्पतियां, अंगूर की खेती के लिए इस तरह की वनस्पतियां बहुत जरूरी होती हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां। तो पहले तो आप समझिए कि भूमध्य सागर कहाँ पर है, देखिए मेडिटेरियन सी, इसको हम समझते हैं पहले। मेडिटेरियन सी है, देखिए, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी प्रश्न भी बनाते हैं, मैपिंग संबंधित यहाँ प्रश्न बना देगा कि मेडिटेरियन सी के आसपास के देशों को नाम बताइए, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। बाकी आप मैपिंग पे जब हम कभी कराएंगे तो उस पर हम चर्चा करेंगे ही करेंगे। बाकी मध्य रेखी क्षेत्र ये आप देख लीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर ब्लैक सी है, ठीक है, नीचे जो है मेडिटेरियन सी है। यहाँ पर पेन में दूसरे कलर का लिए ले रहा हूँ, हो सकता है आपको दिखे ना, ठीक है। मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी के आसपास, जैसे ये है आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, ये यूरोप, एशिया, ये यूरोप हो गया, ठीक है। तो इसके बीच वाला ये क्षेत्र हो गया। तो यहाँ की जो वनस्पतियां इसके आसपास क्षेत्रों में मिलेंगी उसको हम भूमध्य रेखी क्षेत्र बोलेंगे। तो पहले हमको भूमध्य रेखी समझना चाहिए ना, तो हमने इसको समझा दिया। अब आगे देखते हैं, आप जान चुके होंगे, ठीक है, ये सब ठीक है। महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारे, अब देखिए महाद्वीप के पूर्व, हमने पहली कक्षा में से, ये है आपका क्षेत्र है, ठीक, हिमालय एक महाद्वीप है, ठीक। तो ये महाद्वीप का, ये आपका कैसा क्षेत्र है, पूर्व का क्षेत्र है, और ये आपका पश्चिम, ठीक। महासागरों में भी मैंने बताया था कि जो महाद्वीप का पश्चिमी एरिया होगा उसी तरफ महाद्वीप, महासागर का क्या होगा, पूर्वी एरिया होगा। और जहां पर महासागर का, महाद्वीप का पूर्वी एरिया होगा वहां पर महासागर का पश्चिमी एरिया होगा, ठीक है।
तो ये चीज आपको पता है, पिछली कक्षा में हमने चर्चा भी करी। तो महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों के से ढके हुए हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भी भिन्न है। महाद्वीपों के पश्चिमी महाद्वीप, जैसे ये महाद्वीप है तो इसके पश्चिम ये वाला क्षेत्र, और इसके दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम, ठीक। यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका में एशिया के भूमध्य सागर के समीप, यूरोप, अफ्रीका, एशिया मैंने चित्र में दिखाई है आपको, समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागरीय पड़ा हुआ है, ठीक है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। अब देखिए ये वनस्पतियां दक्षिण भूमध्य सागर के आसपास तो मिलती हैं, इसके साथ साथ इसी तरह की सेम वनस्पतियां अगर आपको इन क्षेत्रों में मिलेंगी, जैसे कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका मिल गई, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका मिल गई, ठीक है, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में मिल गई, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका मिल गई, कैलिफोर्निया मिल गई। मैं आपको मैप में ही दिखा देता हूं। देखिए आपको यहाँ पर ये आपको यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका मिल गई, ठीक है। देखिए भूमध्य रेखा आपको ठीक है, भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र हो गया ये आपका, ये ठीक। अब यहाँ की वनस्पतियां इनसे सेम मिलती जुलती, जैसे अफ्रीका में मिल गई, साउथ अमेरिका में मिल गई, दक्षिण अमेरिका में मिल गई, नॉर्थ अमेरिका में कुछ पार्ट में मिल गई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास कुछ क्षेत्रों में मिल गई। तो इस तरह की वनस्पतियां जहाँ मिलेंगी तो उनको जो है हम क्या कहते हैं, भूमध्य सागरीय वनस्पतियों का नाम दे देते हैं। मतलब एक तरीके से वो मोटा मोटा पार्ट हो गया आपका दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया वाले में। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती हैं, ठीक है। मृदु मतलब थोड़ा सा लचीला टाइप का, मतलब हल्का फुल्का फ्रेजाइल टाइप का। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश, मतलब कि नींबू वगैरह जो होते हैं ना उससे संबंधित, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, मौसम्मी हो गया, किन्नू हो गया, इस तरह की जो एक सिट्रस फैमिली होती, सिट्रस के फल पैदा किए जाते हैं, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया। वन्य जीवन कम है यहाँ पर, वन्य जीव मतलब कम मिलते हैं आपको। जैसे ये देखिए आपकी अंगूर की खेती वगैरह की जाती है, इस तरह से खेती की जाती है। देखिए दिख रहा है ना कितना सदाबहार वन दिख रहा है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अंगूर की खेती। यूपीएससी प्रश्न ऐसे घूम फिर के बनाता है, इन सब चीजों को आप जानते रहोगे तो प्रश्न हल करने की स्थिति में आ जाओगे, ठीक है। फिर आपका जो है अब इस तरह से देखिए मार्जिन को पढ़ना है। भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, इनकी मोटी छाल एवं पत्तियां वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, ठीक। वाष्पोत्सर्जन आपको बताई दिया पिछली कक्षा में। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। अब देखिए ये छोटे मोटे क्वेश्चन हो सकता है पीसीएस वगैरह में पूछ ले, विश्व का फलोद्यान किसे कहते हैं, तो ये हो सकता है भूमध्य सागरीय प्रदेश का नाम लिखते हैं, तो आप वो प्रश्न हल कर लोगे। रूसी भाषा में टाइगर का अर्थ होता है शुद्ध या छुआ, ठीक है। ये शब्द ऐसा है, आगे हम पढ़ेंगे तो उसको देखने को मिलेगा। शंकुधारी वन, अब आपको जो है शंकुधारी वन मिलेंगे, इनको आप पढ़िए। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, वन में हमने उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाओगे तो हमने उसके भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के भी वन पढ़ लिया, उसमें सदाबहार वन और पर्णपाती वन। फिर आपका शीतोष्ण कटिबंध में हमने पढ़ लिया शीतोष्ण, पर्णपाती, शीतोष्ण, सदाबहार। अब हम शंकुधारी वन में आ जाते हैं। शंकुधारी वन कैसे होते हैं, जैसे कि आपका ये ऐसे ऐसे होंगे, तो इसमें क्या होता है, बर्फ वगैरह गिरती है तो ये नीचे आ जाती है, इनकी पत्तियां भी थोड़ी सी छोटी होती हैं। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश में मतलब 50 से 70, जैसे ये पृथ्वी है, ये विषुवत क्षेत्र है, इस पे आप ऊपर जाते जाओगे तो 50 के आसपास उत्तरी गोलार्ध में भव्य शंकुधारी मतलब बहुत सारे शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें टाइगा भी कहते हैं, टाइगा वनस्पतियां भी इनका, जैसे कि शंकुधारी वन कहते हैं या टाइगा वनस्पतियां। तो लगभग जो है 50 से 70 डिग्री आप जो है अक्षांश ऊपर जाओगे तो आपको जो है टाइगा वनस्पति मिलेगी। फिर इसके आगे ध्रुवीय क्षेत्र में जाओगे तो टुंड्रा मिलेगी, ठीक। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने, अभी हम कहानी जो पिछली आप पढ़ोगे जब उसमें तो आपको कुछ कहानियां भी मिलेंगी, तो सलीमा का नाम लेकर के समझाया गया। तो ऐसे यूपीएससी में प्रश्न पूछ लेता है कि आप जो
आप हिमालय क्षेत्र पर बढ़ेंगे तो आप देखते हो रहेंगे कि वहां पर किस प्रकार की वनस्पतियां मिलेंगी। लिख देगा नीचे कि चंदन, अभी कुछ 1-2 साल पहले प्रश्न पूछा जाए कि चंदन के वृक्ष आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगे, ऐसे 2-3 वनस्पतियों के नाम लिख देता है। तो आप इस चीज को समझते चलिएगा। तो हिमालय क्षेत्र में, हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था, ये लंबे नरम काष्ठ, नरम का मतलब मुलायम होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं। सदाबहार का मतलब इनकी भी पत्तियां जो है हमेशा उसी स्थिति में बनी रहती है, थोड़ी थोड़ी झड़ती हैं फिर आ जाती है, तो उसको सदाबहार कहते हैं। इन वृक्षों का काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने, जो आपका जो अखबार वगैरह आप पढ़ते हो, जिस नोटबुक में लिखते हो, तो उसमें पहले क्या होता है, इन वृक्षों को काट करके, उनकी लुगदी मुलायम होते हैं ना, तो इनको गला करके पन्ने वगैरह बनाए जाते हैं, अखबार वगैरह के पेपर वगैरह बनाए जाते हैं। लुगदी बनाने के किया जाता है, जो सामान तथा अखबारी कागज बनाने के काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस, माचिस आप जानते हो, माचिस की जो क्या होती है, लकड़ी होती है, एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़, यहाँ के वृक्ष देखिए कौन से, चीड़ हो गया, देवदार हो गया आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ समांतर रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। देखिए ये शब्द यहाँ पर जो है, इनको जैसे आप पढ़ते हो तो सर्च करो, इनके बारे में पढ़ो कि ये क्या है। हो सकता है इससे यूपीएससी एनवायरमेंट संबंधित प्रश्न बना दे, तो ये यहीं से प्रश्न आते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि पढ़ लिया एनसीईआरटी, अब कहेंगे कि यार एनसीईआरटी से प्रश्न तो नहीं आया, तो कहाँ से आ जाएगा जब आप अवेयर नहीं हो। आप देख रहे हो कि लोमड़ी के बारे में यूपीएससी प्रश्न हो सकता है पूछ ले, कभी बाइसन के बारे में पूछ लेता है, कभी किसी जानवर के बारे में पूछ लेता है। तो आप इन चीजों को पढ़िए ना, जब आप पढ़ रहे हो तो इनको सर्च करके पढ़िए। अब सब कुछ तो मैं यहाँ करा नहीं दूँ, क्योंकि मेरे पास क्या है, लिमिटेड समय है। उस लिमिटेड समय में मैं बहुत सारी जानकारी, कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ, ठीक। तो आप शंकुधारी वन के बारे में आपने पढ़ लिया, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ हैं। यहाँ समांतर रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवी भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर ये शंकुधारी वन है। हिमाच्छादित, अब इन्हीं शंकुधारी वन में बर्फ वगैरह, हिमच्छादन हो जाता है तो बर्फ वगैरह भी गिरते हैं। तो ये क्या होता है कि आराम से जो है इनसे बर्फ नीचे आ जाती है, तो इसलिए जो है इस तरह के सदाबहार भी होते हैं, मतलब उनकी पत्तियां नहीं झड़ती। घास स्थल, अब देखिए घास हमने क्या पढ़ लिया, सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, सब चीज जानते रहिएगा। पहले हमने वन पढ़ा, वन में हमने क्या पढ़ लिया, उष्णकटिबंधी, शीतोष्णकटिबंधी और शंकुधारी। उष्ण में भी हमने क्या पढ़ा, सदाबहार और पर्णपाती। शीतोष्ण में फिर हमने क्या पढ़ा, सदाबहार, पर्णपाती। फिर हमने शंकुधारी पढ़ लिया। शंकुधारी का मतलब स्पेशल इसको बना दिया कि जो 50 से 70 डिग्री नॉर्थ में अक्षांश में पाए जा रहे हैं वृक्ष, वहां पर शंकुधारी वन मिलेंगे आपको, ऐसे इस तरह से। तो इसलिए उनको जो है क्रिसमस वगैरह के ट्री आप देख सकते हो ना, वैसे ही समझिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वन के बाद हमने घास स्थल पढ़े, घास स्थल पढ़ना है हमको। फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, झाड़ियां पढ़ेंगे, ठीक। अब घास स्थल भी हम इसको भी कई भागों में बांट के देखेंगे, जैसे उष्णकटिबंधी घास स्थल। उष्णकटिबंधी घास स्थल का मतलब भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में 30 डिग्री ऊपर, 30 डिग्री, ये एक मापदंड है। 30 डिग्री ऊपर नीचे हो जाए उस चीज को आप एक्सेप्ट करिए, ठीक है। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, जैसे ये आपका भूमध्य रेखा है, इसकी इधर भी, नॉर्थ साउथ। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों पर फैले होते हैं। यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक बढ़ सकती है, आपको पता ही होगा। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है। समान रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। देखिए ये तेंदुआ वगैरह और बाघ वगैरह इसलिए यहाँ पर मिल जाते हैं आपको, क्योंकि क्या होता है कि ये घास स्थल होते हैं और इनको दौड़ने के लिए, जैसे पेड़ वगैरह रहते हैं तो इनको दौड़ने के लिए बाधा उत्पन्न करते हैं। घास स्थल में इनको जो है दिक्कत परेशानी नहीं आती। अब ये जो है क्या आप जानते हैं, इनको पढ़िएगा। विभिन्न प्रकार प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से भी जाने जाते हैं। अभी मैं इनको पढ़ के बता दूंगा, पहले आगे देखते हैं। देखिए घास स्थल ये होते हैं, इनकी घास स्थल कैसे होते हैं, ये 3 से 4 मीटर तक इनकी लंबाई होती है, ठीक। उष्णकटिबंधीय, क्योंकि वर्षा भी हो रही ना, पेड़ भी यहाँ पर बड़े मिलते हैं, तो यहाँ पर घास भी आपको थोड़ी बड़ी मिलेगी, ठीक है। फिर हम आगे पढ़ते हैं शीतोष्ण। अब यहाँ पर हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले इसी को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद उसमें जाएंगे। शीतोष्ण घाट स्थल, शीतोष्ण आपको बताई दिया 30 से 60 वाला क्षेत्र। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। अब जैसे कोई महाद्वीप है ये, इनके भीतरी भागों में पाए जाएंगे। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है, ठीक है। शीतोष्ण प्रदेश में समांतर जंगली भैंस,
बाइसन इनको घास खाने के लिए ना, एंटीलोप, एंटीलोप का मतलब हिरण की एक प्रजाति होती है, मृग पाए जाते हैं। कटीली झाड़ियां आप आ गए। शुष्क रेगिस्तान प्रदेशों में पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? आप इसके बारे में कमेंट करिएगा। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। पहले जान चुके हैं मतलब 6 क्लास में भी कुछ पढ़ा हुआ है, 7th क्लास की कुछ एनसीईआरटी में हमने चर्चा करी थी। अब हम पहले इसको पढ़ लेते हैं, घास स्थल को। यहाँ पर अब देखिए, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, तो उष्णकटिबंध वाले क्षेत्र जैसे ये वाला क्षेत्र हो गया, ये आपका ये पृथ्वी हो गई, ये आपका विश्वतरा की इसके आसपास वाला। तो यहाँ पर क्या उन घास स्थलों को अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र तो वहां सवाना बोल दिया, ब्राजील का क्षेत्र है तो कंपोस्ट बोल दिया, घास वही है, अलग अलग नाम है। वेनेजुएला में लानोस बोल दिए। फिर शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल में जो आपका कैसे 30 से 60 वाला क्षेत्र है। अर्जेंटीना में पंपास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टेपी, ऑस्ट्रेलिया में डाउन। ठीक, डाउन इस तरह से जो है। अब इसको हम देखेंगे। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है, वनस्पतियां बहुत कम होती हैं। यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। जब ग्रीष्म ऋतु आएगी तो हल्की फुल्की ये झाड़ियां आपको देखने को मिल जाएंगी, लाइकेन देखने को मिल जाएगा, काई वगैरह देखने को मिल जाएगा। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति बोलते हैं। एक होती है टैगा, जो कैसी होती है, इसको हम शंकुधारी वन वगैरह वहां पर उगते हैं। टेम्परेचर कम होता है, 50 से 70 डिग्री अक्षांशीय सीमा पर मिलते हैं। ठीक है। फिर टुंड्रा अगर कहते हैं तो ध्रुवीय प्रदेश में आ जाएगा, ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। आपको मैं मैप पे दिखा देता हूँ। यूरोप ये आपका ध्रुवीय क्षेत्र यहाँ पर, अमेरिका के ये वाले क्षेत्रों में, फिर एशिया के ध्रुवीय प्रदेश ये वाले क्षेत्रों की बात कर रहा है। ठीक, ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर, अब देखिए, अब कॉमन सेंस भी अप्लाई कीजिए कि यहाँ पर ठंडी अधिक है, ठंडी अधिक है तो बाल भी, इनके फर भी बहुत अधिक होंगे, क्योंकि ठंडियों से बचाने, आप ठंडियों से बचने के लिए क्या करते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ठीक है, कोट पहनते हैं, ब्लेजर पहनते हैं। तो इसी तरह जानवरों को प्राकृतिक रूप से उनको जो है प्रकृति ने जो है इतना सक्षम बना दिया है कि वो ऐसे प्रदेशों में रहने के लिए अपने शरीर में ही वैसी चीजें उत्पन्न कर दी, दे दी गई। तो मोटा फर और मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडे जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे सील, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी उल्लू, ध्रुवी भालू और बर्फीली लोमड़ी। अब जैसे ये नाम है, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, प्रश्न हो गया, सील हो गया, वालरस हो गया, कस्तूरी मृग, ये किस प्रकार की वनस्पतियों में मिल सकते हैं? तो आप इनको जो है देख लीजिए कि टुंड्रा प्रदेश में मिलेंगे, ध्रुवीय क्षेत्रों में। देखिए इस तरह के जो जानवर होते हैं। यूपी से खूब प्रश्न पूछता है वनस्पतियों से संबंधित। मैं जब एनवायरमेंट पढ़ाऊंगा दिखाऊंगा। देखिए वालरस हो गया, सील हो गया, ध्रुवी भालू हो गया, इनके प्रश्न में भी आगे दिखाऊंगा जब आगे कक्षा में पढ़ूंगा। अभी क्या है कि डायरेक्ट प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो मैं डायरेक्ट बच रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया 7th क्लास की, ये 6 चैप्टर आपका समाप्त हो गया। अब हम प्रश्नों पर आते हैं। ठीक, अब देखिए जिन बच्चों को जो है आपने पिछला अध्याय नहीं पढ़ा है, आप डायरेक्ट प्रश्न करना चाहते हैं तो हम इसको जो है कट करके अलग एक वीडियो में भी डाल देंगे, तो आप जो है केवल प्रश्न को भी हल कर सकते हो वहां पर जाकर के। ठीक है, तो क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए यहाँ पर सत्य। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, आपको पता ही है पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, पत्तियां इनकी झड़ जाती हैं किस मौसम में? जैसे कि बारिश हो रही है तो खूब हरी भरी पत्तियां रहेंगी। जब बारिश का मौसम चला गया, बारिश वहां से मानसून वापिस चला गया, तो क्या होता है कि जल स्तर जो आपका अधिक था वो कम हो जाएगा। जब जल स्तर कम होगा तो इनको जो नमी, आर्द्रता, नीचे से जो नमी मिल रही थी, पानी मिल रहा था, वो क्या हो जाएगा, कम प्राप्त होगा। तो ये अपनी पत्तियां क्या कर देंगे, झाड़ देंगे।
गिरा देंगे नीचे, ठीक है। तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, ठीक है, आपको पता ही, तो दोनों सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, इनको वर्षा वन भी बोलते हैं, की विशेषताओं के संदर्भ नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं, ठीक है, आपको पता ही, सही है। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं, पूरे वर्ष अत्यधिक वर्षा, गर्म भी होते हैं, तापमान भी अधिक मिलती है और वर्षा भी अधिक होता है। इन वनों में दिन के समय में सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता, ये भी सही है। क्या होता है कि आपको पता ही, इनके वितान क्या होते हैं, पेड़ों की, जैसे ये है पेड़, इनके वितान बहुत अधिक होते हैं और घने होते हैं, तो सूर्य का जो प्रकाश है अंदर नहीं पहुंच पाता। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां तो नहीं झाड़ते हैं, ये पर्णपाती थोड़ी। तो 1 2 3 सही हो जाएगा इसके, ठीक। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये वन मध्य अक्षांश कैसा हो गया, जैसे ये आपका पृथ्वी हो गई, इसको हमने 2 भागों में बांटा, विषुवत रेखा 0 डिग्री से, इसको विषुवत रेखी क्षेत्र या भूमध्य रेखी क्षेत्र बोल दिए। 30 डिग्री नॉर्थ, फिर 30 डिग्री साउथ, ये कैसा क्षेत्र हो गया आपका, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। फिर उसके ऊपर आओगे 30 से 60 तक, फिर 30 से 60 तक, ये कैसा शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया, ये इसको मध्य अक्षांशीय क्षेत्र भी बोल देंगे। तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र हो गया ये आपका, ठीक। तो क्या कह रहा है, ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही कैसे है, आगे पढ़ेंगे ना कौन सी वनस्पतियों के बारे में बोल रहा है। तो ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, ठीक है। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। तो ये कौन से वन हो जाएंगे आपके, शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाएंगे, ठीक। इन वनस्पतियों शीतोष्ण सदाबहार वन में क्या होता है, जीवन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, तटीय प्रदेशों में पाए जाएंगे, ठीक। तटीय जैसे महाद्वीप है, ये आपका तट है, यहाँ पाए जाएंगे। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं, पूर्वी किनारे पर होते हैं, सदाबहार वन है ना। फिर इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम, मतलब कठोर भी और मुलायम दोनों प्रकार के वन पाए जाते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये तीनों वनस्पतियां शीतोष्ण सदाबहार वन में पाई जाएंगी, ठीक। फिर आप नीचे आइए। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ नीचे दिए कथनों पर कौन सा कथन सत्य है, ठीक। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। उच्च अक्षांश की ओर जब आप बढ़ोगे तो ये आपको मिलेंगे, ठीक। इस प्रकार के वन अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं, ठीक है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, ठीक। शीतोष्ण पर्णपाती वन की बात कर रहा है, तो क्या पत्ती तो झाड़ेगा, शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के वन अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी, इधर क्या कह रहा था, यहाँ क्या कह रहा था, पूर्वी किनारे पर, इधर उत्तर पूर्वी, ठीक है। तो इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। तो इस तरह से उपरोक्त सभी हो जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, फलोद्यान वाला का क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखी, भूमध्य सागरी, ठीक। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं, महाद्वीपों के किस भाग में, तो आपको पता ही होगा क्या है, इसका उत्तर आप बता सकते हैं। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, कि बता दूं मैं, जिसको भी पता हो तो वो बताइए, नहीं तो मैं जो है कमेंट बॉक्स में तो बताऊंगा ही बताऊंगा। और किसी को इसके बारे में पता हो तो आप उस पर चर्चा कर सकते हैं, ना पता हो तो मैं बताऊं इसको, जो है इस बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये प्रश्न में जो है चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हो इतने दिन से, कमेंट में तो कभी कोई क्वेश्चन बताते नहीं हो, तो इसको जो है कमेंट में बताइएगा। फिर क्या कह रहे हैं, शंकुधारी वनों, सिस्टम थोड़ा सा लेट काम कर रहा है, इसके लिए थोड़ा क्षमा चाहूंगा। शंकुधारी वनों के संदर्भ कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांश से 50 से 70 डिग्री, हमने पढ़ा ही था, बिल्कुल सही है। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, पाए जाते हैं, बिल्कुल। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती, कठोर तो नहीं होते ना, कठोर नहीं होते, लुगदी किससे बनेगी, इन्हीं से बनेगी, इसलिए जो है, और शंकुधारी वनों को टाइगा भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है आपका 3 गलत हो जाएगा। तो 3 जहां है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। फिर आपका जो है ये प्रश्न देखिए आप, वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 से मिलाइए। जैसे चीड़ हो गया,
देवदार हो गया, इसका प्रश्न कहाँ लगा होगा ये, ठीक है, चीड़, देवदार। फिर आपका ऐस, बीच, ऐस, बीच, सागवान, साल, आबुनास। आबुनास कैसा है, आपको पता ही होगा आबुनास कैसा है, सदाबहार वन है, तो इसको सदाबहार वन से मिलाइए। महोगनी हो गया, रोजवुड हो गया, है ना। साल, सागवान कैसे हो गए, पर्णपाती वन हो गए, तो इसको ऐसे मिलाइए। फिर ऐस, बीच कैसे हो गए, शीतोष्ण पर्णपाती वन हो गए, शीतोष्ण पर्णपाती वन हो गए। फिर चीड़, देवदार, शंकुधारी वन हो गए। तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 4, फिर बी का 3, सी का साल, सागवान, उष्णकटिबंधीय पड़व, सी का 2 और डी का 1। अब ये कहां पर है, ए का 4, ठीक है, बी का 3 और सी का 2, डी का 1। तो ये इस तरह से बी नंबर हो जाएगा, ये आपका बी, ठीक। फिर आप आगे आइए, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। उष्णकटिबंधीय घास सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। उत्तर में क्यों पाए जाएंगे, दोनों तरफ पाए जाएंगे ना। उष्णकटिबंधीय की बात कर रहा है, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र ये मान लो ये विषुवत रेखा, तो इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। केवल उत्तर में पाया जाता है, तो ए गलत हो गया। ए के आधार पे आप 2 प्रश्न तो ऐसे गलत हो गए, कॉमन सेंस ऐसे अप्लाई करिएगा, ठीक है। आगे भी पीवाईक्यू में लेकर के आऊंगा, पीवाईक्यू की सीरीज लेकर के आऊंगा, तो उसमें भी कॉमन सेंस टेक्निक आपको बताऊंगा। फिर आपको उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, छोटी नहीं होती, पहली बात तो 3-4 मीटर होती है तक होती है, तो इसलिए 2 भी गलत हो गया। इसमें पूछ रहा उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य, तो 1 और 2 असत्य हो जाएगा। दूसरा तीसरा भी पढ़ लेते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये तो सही हो गए, तो 2 गलत हो गए, 1 और 2, तो इस तरह से ये केवल डी वाला आंसर हो जाएगा। असत्य पूछ रहा था ना, ठीक। फिर हम आ जाते हैं, शीतोष्ण घास स्थल के संदर्भ नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में, आपको बताई दिए शीतोष्ण कहाँ पाया जाएगा, 30 से 60 के बीच, 30 से 60। ये घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। यही यहाँ की घास आमतौर पर छोटी और पौष्टिक होती है, बिल्कुल सही है, 1 2 दोनों सही, पढ़ा है हमने सब। इन क्षेत्रों में बहुत सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई, लाइकन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती है। ये कैसी जलवायु में मिलेगी आपको, उपरोक्त विशेषता किस संदर्भ में, टाइगर में मिलेगी कि टुंड्रा मिलेगी कि ध्रुवी मिलेगी, ध्रुवी क्षेत्र में मिलेगी। तो ध्रुवी क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, टुंड्रा बोल देते हैं। और टाइगर किसको बोलते हैं, जहाँ पर शंकुधारी वन मिलते हैं, टाइगर, ये याद रखिएगा। शंकुधारी वन 50 से 70 डिग्री अक्षांशीय क्षेत्रों के बीच में, इसको हम क्या बोल देते हैं, शंकुधारी वन, यहाँ पर मिलेंगे। और ये शंकुधारी वनों का उपयोग कहाँ हो जाता है, लुगदी बनाने में। जो आप पेपर वगैरह से पढ़ रहे हो वो सब इन्हीं पेपर फील्ड के लिए मजबूत होता है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ये घास स्थल, नीचे दिए गए घास स्थलों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है। तो सवाना हो गया, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, कंपोस हो गया, लानोस हो गया। अब इनके कमेंट में नाम लिखिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब वेल्ड आपका जो है सवाना नहीं है, सॉरी उष्णकटिबंधीय नहीं है, ये आपका दक्षिण अमेरिका में मिलेगा आपको, ठीक है। तो शीतोष्णकटिबंधीय घास स्थल में इसको हम रख सकते हैं इसको, ठीक। तो हम 1 2 1 3 4 हो जाएगा, 1 3 4 के हिसाब से ये सही हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित घास स्थलों शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण है, शीतोष्ण घास स्थल के उदाहरण है पैम्पास, प्रेरी, वेल्ड, स्टेपी, डाउन्स। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया में है, मैं नहीं बताऊंगा। तो ये सब बताइएगा, कि मैं सबके नाम भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप इनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये सभी हो जाएंगे यहाँ पर शीतोष्ण घास स्थल के प्रमुख उदाहरण, ठीक। तो इस तरह से हमने एनसीईआरटी के प्रश्न यहाँ पर करा दिए हैं। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर, इसको मैंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप इसको बताइएगा कि जो है कौन सा प्रश्न है ये, यहाँ पर मैंने बताया ना शीतोष्ण पर्णपाती वनों, कोई प्रश्न मैंने छोड़ा था यार,
हाँ, महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती? भूमध्य सागरीय वनस्पतियां, तो इसको मैं कमेंट बॉक्स के लिए मैंने छोड़ दिया है कि आप इसको बताइएगा। बताने के लिए तो मैं यहाँ भी बता दूंगा। कुछ प्रश्नों को जो है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड के हैं, तो इनको जो है आप कमेंट में बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं आएगा तो मैं फिर इसके लिए आपको बता ही दूंगा क्या है इसका आंसर, ठीक है। फिर यूपीएससी संबंधित प्रश्न जो पूछे गए उनके बारे में आप चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विश्वव्यापी वनों की अद्वितीय विशेषता? देखिए डायरेक्ट प्रश्न तो नहीं आया है, लेकिन हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ के इसके उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यूपीएससी में जब भी प्रश्न आएगा तो आप डायरेक्ट कोई नॉलेज आपके पास है, इंफॉर्मेशन, उससे प्रश्न नहीं हल कर पाओगे। आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना ही पड़ेगा, और लगभग हर प्रश्न में अप्लाई होता है। तो आप थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न हल करने की स्थिति में हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? ऊंचे घने वृक्षों की विद्यमानता है जिनके क्रीट निरंतर वितान होते हैं। क्रीट मतलब ये जैसे आपका पेड़ है, ये आपका कैनोपी वितान होता है, ठीक। ये कैनोपी आपका, वही कैनोपी मैंने बताया। बहुत सी जातियों का सहअस्तित्व भी है। बहुत सी जातियों का मतलब इन पेड़ों के आसपास जो वन्य जीव है, आसपास उन वन्य जीवों के आसपास आपको जनजातियां भी रहती हैं। जनजातियों के साथ साथ क्या होता है, कुछ वनस्पतियां जातियां आपस में जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर जनजातियों को मतलब नहीं कह रहा है, यहाँ पर जातियों को मतलब एक तो हिंदी में है, तो अर्थ जहाँ पर समझना है वहाँ अनर्थ हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जातियों का मतलब क्या होता है कि एक पेड़ जैसे यहाँ पर उग रहा है तो इसके साथ साथ कोई दूसरा पेड़ भी इसके सहअस्तित्व में रहता है, वो इसके नीचे से नमी देता है और ऊपर से जो है ये सूर्य की रोशनी, क्योंकि बहुत घने होते हैं ना, इसलिए। आदि पादपों के असंख्य किस्मों की विद्यमानता होती है। यहाँ पर छोटे छोटे पादप भी उग जाते हैं, तो इनकी वजह से ये ऊपर से धूप नीचे तक तो नहीं आ रही, लेकिन इन पेड़ों को जो धूप मिल रही उसको कुछ अंश इनको मिल जाता है, छोटे छोटे पौधों को, ठीक। तो इसलिए ये तीनों मेरे हिसाब से सही हो जाएगा, 1 2 3। फिर इसको पढ़ते हैं। मरुस्थल क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्ण मतलब पत्तियां रूपांतरण होता है, ठीक है। मरुस्थल क्षेत्रों में जल को रोकने के लिए, जल जो होता है, जैसे ये पेड़ है छोटा सा, मान लीजिए कांटे बना दिए मैंने, बन तो नहीं पाया। अब क्या होता है कि जल इसमें, यहाँ मरुस्थलीय क्षेत्रों में वैसे भी जल स्तर कम होता है, जल स्तर कम है। अब यहाँ पे पेड़ जो उगे हुए हैं तो अगर वो अपने जल को नहीं बचाएंगे तो हो सकता है शुष्क हो, मतलब सूखे हो जाए और मुरझा के खत्म हो जाए। तो इसलिए जल को रोकने के लिए भी क्या किया जाता है, तो इनकी जो पत्तियां होती है कठोर होती हैं, मोमी पर्ण होती हैं। ये इस कक्षा में नहीं पढ़ा है, लेकिन पिछली कक्षा में पढ़ा है, लेकिन इससे संबंधित प्रश्न मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया इसको। लघु मतलब छोटे पर्ण होते हैं और पर्णहीनता भी होती है इनमें, पर्ण की जगह कांटे होते हैं, ठीक। तो इस तरह से हमने इसको भी 1 2 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है 2011 में पूछा गया प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वर्षावन काट दिया जाए, अब देखिए अप्लाइड फॉर्म है, अगर काट दिया जाए तो यह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की तुलना में शीघ्र पुनर्योजित नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मतलब दोबारा नहीं पुनर्योजित नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? एक तो वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है। अब देखिए वर्षा वन में क्या होता है कि जब यहाँ पर वर्षा बहुत अधिक होती है, नमी होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, छोटे छोटे कीटों का विकास होगा। अब जैसे धूप ना निकले, ठीक है, यहाँ पर एक तो ये, जैसे मैं कह रहा हूँ जैसे आपके घर पे धूप ना मिले, और धूप ना मिले तो धीरे धीरे क्या होगा कि छोटे छोटे जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, आप बारिश में देखते हो कीड़े मकोड़े कैसे आ जाते हैं, इसीलिए आ जाते हैं। तो यहाँ पर कीड़े मकोड़े क्या हो जाए, इनके पोषक तत्व जो ह्यूमस होती है उसको खा जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर उगना असंभव हो जाता है। तो इसलिए वर्षा वन की मृदा में पोषकों का अभाव होता है, इसलिए एक सही हो जाएगा। बाकी और भी पढ़ लेते हैं। वर्षा वनों में वृक्षों की प्रोधर्रों की जीवन में क्षमता दुर्बल होती है, गलत हो जाएगा। वर्षा वन की जातियां धीमी गति से बढ़ती हैं, इसका भी कोई मतलब, धीमी क्या बढ़ती हैं, बहुत तेजी गति से बढ़ती हैं। विदेशज जातियां वर्षा वन की उर्वर मृदा पर अतिक्रमण कर जाती हैं, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं बन रहा है। इस तरह से हमें एक प्रश्न पहला जो है सही हो जाएगा। अब हम आगे जाते हैं। मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, लिंकिंग बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लिंक को हम ध्यान करके आगे जब हम और भी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तब हम इससे संबंधित प्रश्न इसमें डाल देंगे, ठीक। तो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।